को लाइए। और राकेश जी, पहले दिन की हियरिंग के बाद राकेश जी काफी निराश और काफी क्रोधित नजर आ रहे थे। राकेश जी, दूसरे दिन की सुनवाई के बाद तो आप निराश होंगे, क्योंकि सबसे अहम 2 प्रावधानों पर खुद सरकार ने मान लिया कि हम आप रोक लगा देते हैं अगली सुनवाई तक। देखिए मानक जी, मैं तो 1950-51 में नहीं था, तो जो लोग प्रगतिशील लोग उस वक्त थे और कोर्ट ने जमींदारी उन्मूलन को गैर कानूनी घोषित कर दिया था, तो वे वैसे ही निराश थे जैसे आज मैं हूं। क्यों नहीं मैं भारत के मुसलमानों के लिए सोचूं? वे भारत के नागरिक हैं, हमारी संस्कृति सभ्यता के साझेदार हैं। मैं तो बाइनरी में विश्वास ही नहीं करता हूं, परायेपन में विश्वास ही नहीं करता हूं। और मैं 3 बात मेरे ध्यान में है जो मैं एक सामान्य बुद्धि से, चूंकि वक्फ पे किसी ने कुछ बोला ही नहीं, और जो हमारे अभी एक बोल रहे थे वे पूरे डिबेट को साजिया इल्मी जी पर लेकर चले गए। उनको साजिया इल्मी जी की ज़्यादा चिंता है और उन चिंता जायज़ है, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं 3 बात मेरे दिमाग में आता है जो मेरे पास सामान्य बुद्धि और सामान्य शिक्षा है कि वक्फ कानून के सुधार में जो बातें रखी गई है, पहली बात रखी गई है कि वक्फ को असीमित अधिकार नहीं होगा। मानक जी, कोई मुझे बता दे, क्योंकि हर व्यक्ति के पास सारी जानकारी नहीं होती है और ज्ञान जितना भी हो जाए कम पड़ जाता है। मैं आपसे ही पूछता हूं, आप तो बहुत विद्वान पत्रकार हैं और आपके बीच विद्वान लोग बैठे हुए हैं। इस हिंदुस्तान में एक संस्था का नाम पोस्ट मुगल काल में, मुगल काल में नहीं, मुगल काल में तो असीमित अधिकार था, अंग्रेजों के शासन से लेकर और आज तक एक संस्था का नाम बताइए जिसको यह अधिकार दिया गया कि जिस संपत्ति पर हाथ रखेगा उसका दावा कानूनी दावा हो जाएगा। एक संस्था का नाम बता दीजिए, सेकुलर, कॉम्युनल, हिंदू, चर्च की बात कीजिए, गिरजाघर की बात, किसी की बात कर दीजिए, हमको एक संस्था का नाम बता दीजिए। उस अधिकार को भारत सरकार ने सीमित किया है। वो अधिकार क्यों दिया गया था 2013 में, कांग्रेस के लोग बता देंगे अच्छे कारण से, 14 के चुनाव को देखकर। उनको सैयद पठान मुगल को खुश करना है, नरेंद्र मोदी जी को उन लोगों को खुश करना जो 98% मुसलमान जो विदेशी ओरिजिन का नहीं मानते हैं, जो लाल बेगी हैं, जो जुलाहा हैं, जो दर्जी हैं, जो धोबी हैं, जिसको मंडल कमीशन ने एक्नॉलेज किया है, जो जिनकी महिलाएं भटक रही हैं। हाँ, हमें दर्द है उनके उन महिलाओं के लिए। इसी दर्द के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिपल तलाक खत्म किया है। तो ये मुसलमानों पर अत्याचार है। तो वक्फ कानून असीमित अधिकार को रोकता है। वक्फ कानून जो कल मैंने एक चैनल पर बोला हुआ आज मैं दोहराता हूं। मैं पंडारा रोड में रहता हूं। पंडारा रोड में एक एकड़ का, लगभग 1 एकड़ का वक्फ प्रॉपर्टी है। उसके जो लीज जिनके पास वो मेरे घर आए थे, वो किराएदार एसोसिएशन उसका बना हुआ, उसके वो वन ऑफ द मेंबर्स हैं। जो मौलाना वहां रहते हैं मस्जिद में, वो भी आए थे। ऐसा नहीं कि वो आए थे मेरे घर पर बैठ कर गए। उस वक्त प्रॉपर्टी लगभग 1 एकड़ है और 1.60 यानी 1,60,000 वर्ग मीटर उसका रेट है, मार्केट ये सर्कल रेट है। उसके अनुसार से उसका रेट जो मैंने कैलकुलेट किया सर्कल रेट के अनुसार 62 करोड़ रेट है। किराया कितना जा रहा है? 7,000 रुपया। यदि किराया 70 लाख हो जाएगा तो 70 लाख मुसलमान वक्फ जहां जिस प्रकार खर्च करना चाहते करें। हम 7 को 70 करना चाहते हैं, 7 को 7 करोड़ करना चाहते हैं। खर्च आप जहां जब जैसे करना चाहते कीजिए, भ्रष्टाचार मत कीजिए। बताइए इसमें हिंदू सांप्रदायिकता, हिंदू मेजोरिटेरिज्म, नरेंद्र मोदी जी का अत्याचार कहां पर है? अमित शाह जी ने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया जो कहने कि ये जुल्म उन लोगों के साथ हो रहा है जो 70 करोड़ की प्रॉपर्टी लेकर बैठे हुए हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, मुसलमानों को धर्म के नाम पर बहका रहे हैं। हर चीज धर्म के नाम पर, हर चीज धर्म के नाम पर। एक दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि यदि वक्फ में ही कहा गया कि हिंदू गैर मुसलमान होंगे, अरे वक्फ तो एक मैरिज प्रबंधन की समिति है। सभी सिविल कानून में, सभी सिविल संस्थाओं में सभी धर्म के लोगों को रहने का अधिकार है। धर्म की चर्चा ही मत कीजिए, धर्म की चर्चा ही मत कीजिए। हां, आप कैसे प्रबंधन करेंगे? मुस्लिम महिलाओं को क्या देंगे? जो विधवाएं हैं उनको क्या देंगे? जो तलाकशुदा है उनको क्या देंगे? बच्चों को क्या देंगे? ये आपका मामला है। तीसरी बात में इसमें जो वक्फ में मैं जो समझा हूं कि सरकार इतना ही करना चाहती है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मानक जी, यदि आपके घर में आज नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से, आज से नहीं, जिस सिद्धांत पर हम चल रहे हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस जब 1773 में किया तब से लेकर लगातार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
लैंड के मामले में, अरे पटवारी यदि आपके खिलाफ चला जाए ना तो हमारी जमीन चली जाएगी। मेरी खानदानी जमीन पटवारी का रसीद के बिना नहीं मिल सकती है। भारत की कानून की बेसिक चीजों को समझिए। पटवारी कहेगा डीएम कौन होता है? डीएम का पावर भारत के संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों से अधिक पावर है जहां तक जमीन का सवाल है। हमारे आपके झगड़े में डीएम का पावर होगा। वक्फ कोई आकाश से उतरा है क्या? कहीं बाहर से लेकर आए हैं क्या? और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं वक्फ के बारे में, जो लोग विरोध कर रहे हैं, वक्फ माफिया इस संपत्ति को लेकर बैठी हुई है और किसी हद तक जा सकती है। आम मुसलमानों को वंचित कर रहा है। मसावत का जंग जो अली अनवर ने, जेडीयू के एमपी थे, बहुत सर्वहारा पृष्ठभूमि के व्यक्ति थे, वो राज्यसभा में पहुंचे, बिरला फाउंडेशन उसकी किताब आई थी मसावत का जंग, उसको पढ़ लेना चाहिए। वो भी तो मुसलमान हैं, वो आरएसएस के नहीं हैं, वो आरएसएस के आलोचक हैं। मैं उनकी किताब को उद्धृत कर रहा हूं। अगर आपका केस इतना मजबूत है तो सरकार ने पहले 1 दिन फिर 7 दिन ये क्यों मांग लिए और स्टे को स्वीकार क्यों कर लिया? खुद ही कह दिया कि ठीक है हम ये 2 प्रावधानों पर आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें 7 दिन दे दीजिए। देखिए सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है और सर्वोच्च न्यायालय का विजडम है कि किसी कानून पर वो आपत्ति व्यक्त कर सकती है। ये डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी नहीं होता। और नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो कहा गया कि मुसलमानों को एमपीज नहीं बना रहे हैं, देयर इज नो फ्री लंच। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने, वो भारत के राष्ट्रपति भी बनेंगे, प्रधानमंत्री भी बनेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे। आप सदस्य भी नहीं बनेंगे। आप जो लोग भारतीय जनता पार्टी को असम में वोट देंगे उनकी हत्या कर दी जाएगी। जो वोट देंगे उन पर फतवा जारी हो जाएगा। जो साजिया इल्मी जैसी लोग आएंगे तो उनको कहेंगे सरकारी मुसलमान हैं। जो मौलाना आजाद के बारे में जिन्ना कहा करते थे कि मौलाना आजाद सरकारी मुसलमान से बचकर हो, वही उन मुसलमानों के बारे में कहा जा रहा है जो सही और सेकुलर लाइन ले रहे हैं। राकेश जी कृपया राकेश जी आप तो राज्यसभा में रहे 5 साल। राकेश जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जेपीसी में इतने सारे रिप्रेजेंटेशंस आए, इतने सारे रिप्रेजेंटेशंस, खुद सॉलिसिटर जनरल बोल रहे हैं, जगदम्बिका पाल बोल रहे हैं, लाखों हमारे पास चिट्ठियां आई हैं। अगर इतने महीनों से, इतने सालों से इतनी गहन तैयारी की तो फिर सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई, दूसरी सुनवाई, दोनों दिन वो सब बातें क्यों नहीं रख पाए? क्यों 7 दिन और चाहिए? इसका मतलब या तो तैयारी नहीं थी या तर्क नहीं। मैं तो थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं। नमम्मम गांव है केरल का, 400 लोग रहते हैं, 700 लोग रहते हैं, 400 एकड़ में गांव फैला हुआ है। वक्फ कहता हमारी संपत्ति है, गांव के लोग कहता खाली कर दो। तिरुचंद्रई गांव है तमिलनाडु में, 480 एकड़ का गांव है, सैकड़ों साल से हिंदू, ईसाई, मुसलमान तीनों रह रहे हैं। वक्फ कहता खाली कर दो हमारी। नहीं राकेश जी आपका ये पॉइंट है, बिल्कुल सही है। राकेश जी कई जगह ऐसा हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राकेश जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कल पूछा 13वीं 14वीं, एक सेकंड सुलेमान भाई, एक सेकंड, 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी की जो मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, वो कहां से कागज लाएंगी? एक बात बता रहे हैं, ये भगवान राम का जन्म तिथि पूछ रहे थे और हमसे 14वीं शताब्दी का नहीं मांग रहे हैं। सारे उल्लेख हैं, जो मस्जिद जहां बना स्क्रिप्चर्स में उल्लेख है। अरे मैं तो सरकारी निवास में देख रहा हूं कि मजार बना दिया जा रहा है। लोग रहते हैं, मजार बना देते हैं और उसके बाद सीपीडब्ल्यूडी कहती है हम इसमें हाथ नहीं लगा सकते हैं। 20 साल बाद वो वक्फी प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, ओके। मैं इसका मौलाना रशीदी, ओके, देखिए एक बात जान लीजिए। कोई मैं अंतिम बात एक बार कह दूं। देखिए सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है और मैं सबसे बार बार कहता हूं 1954 के पार्लियामेंट के डिबेट को पढ़ना चाहिए हर व्यक्ति को जो वक्फ के बारे में कुछ जानना चाहता है, बोलना चाहता है। यदि 1954 का आपने डिबेट नहीं पढ़ा तो आप ईमानदार नहीं हैं। वह पार्लियामेंट देखिए जिसमें जनसंघ नहीं था, आरएसएस के लोग नहीं थे और 54 में कांग्रेस के लोग। एम तारिक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे 1960 में, उन्होंने क्या कहा? अली अकबर ने 1954 में क्या कहा? के मुंशी ने क्या कहा 60 में? ठीक है, ओके राकेश जी अब रुकिएगा प्लीज, अब जरा रुकिएगा। मौलाना रशीदी, उसके बाद आनो रहमानी साहब, और मेरे साथ 2 वकील भी हैं।